हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो ऐसे फील्ड से बिलोंग करते हैं जो कि कहीं ना कहीं रोजाना हमारी लाइफ्स को अफेक्ट करता है। और जब मैं बात करूँ अफेक्ट करता है तो बिजनेस फैमिलीज जितनी भी होती है खासकर, या बिजनेसमैन जितने भी होते हैं, या सैलरीड पर्सन जितने भी होते हैं, उन्हें एक चीज़ का मैं कहूँ डर सताता है, या कई बार उस चीज़ की चिंता होती है, कई बार कंप्लायंस करने के लिए भागा दौड़ी करनी पड़ती है। तो मैं बात कर रहा हूँ जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे लाइफ में कितना ज़्यादा महत्व रखता है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और एक सीए होना कितना टफ है, और एक सीए की पढ़ाई कितनी कठिन है वो हम सबको पता है। और सीए बनने के बाद की जो जर्नी है वो कैसी होती है, तो आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो है सीए नवीन जी ढंडारिया। और तिनसुकिया के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी आपका नाम आता है, और आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो कि जो मतलब सीए के क्षेत्र में खासकर मैं कहूँ, आपके फादर भी बहुत ही रेपुटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एंड स्टिल ही इज प्रैक्टिसिंग इवन, मतलब इतने मैं कहूँ वन ऑफ द सीनियर मोस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। हाँ, तो सबसे पहले शुरुआती जो है मैं उनके बारे में ही आपसे जानना चाहूँगा कि सीए दीनदयाल जी ढंडारिया, जब उनका नाम आता है तो हम बोलते हैं कि भाई सीए जगत में या समाज के क्षेत्र में भी उन्होंने जितना काम किया है, और जैसी उन्होंने पढ़ाई की है, या जो उनका इंक्लिनेशन है पढ़ाई के प्रति या नॉलेज के प्रति, तो उनका बेटा होना पहले बात तो अपने आप में बहुत बड़ी गर्व की बात है। और साथ ही जिनसे हम सब इतने दूर रह के भी बहुत कुछ सीखते हैं, तो उनके पास रहना, उनके छत्र छाया में रहना, वो पूरा एक्सपीरियंस आपका कैसा था, और कैसे बेसिकली उनकी थोड़ी सी जर्नी जो उन्होंने, आपने बताया कि पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट वो रहे हैं इस पूरे रीजन में, तो उनके अंदर इंस्पिरेशन कहाँ से आया कि सीए बने, एंड देन आपके अंदर इंस्पिरेशन वो कैसे ट्रांसमिट हुआ? धन्यवाद अमित जी। मेरे पिताजी का जर्नी से पहले मैं अपने दादाजी के बारे में बताना चाहता हूँ। दादाजी अकाउंटेंट थे। उस समय चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स फॉर्मलाइज इंडिया में हुआ ही नहीं था। और मैं दादाजी गुरुकुल से पढ़े थे, और उनका मैथमेटिक्स इतना स्ट्रांग था कि अपने राइट से लेफ्ट टोटल करते थे, और वो लेफ्ट से राइट पूरा टोटल किया करते थे, और उस जमाने में कैलकुलेटर भी नहीं के बराबर होता था। तो दादाजी सैलरी एम्प्लॉयड थे, और वो अकाउंट्स में काफ़ी अच्छा उनका पकड़ था। फिर पिताजी जैसे जैसे बड़े होने लगे तो दादाजी ने उनको पढ़ना के लिए प्रोत्साहित किया, और फिर पिताजी वो यहाँ पे उस समय तिनसुकिया में तो सीए थे ही नहीं, फिर पापा जी फर्स्ट सीए, तो उनको फिर आर्टिकलशिप भी अपने को पता करना पड़ता है। तो उस जमाने में 1965 के आसपास उनको कलकत्ता भेजा गया फॉर आर्टिकलशिप एंड फर्दर सीए कोर्स करने के लिए। फिर 1969 में मेरे पापा ने सीए कोर्स क्वालिफाई किया, और 1970 में हमारा फर्म दी ढंडा एंड कंपनी एग्जिस्टेंस में आया, जो तिनसुकिया का फर्स्ट सीए फर्म है। और उस समय सारा चीज़ मैनुअल हुआ करता था। सीए को लोग समझते नहीं थे कि क्या प्रोफेशन है इनफैक्ट। और पिताजी अपने ज़माने में, अपने अगर बड़ा बाजार कलकत्ता का सुने हैं, तो वहाँ पे गद्दी होती थी, फॉर्मलाइज हॉस्टल्स भी नहीं होती थी। एक दुकान होता था, उसका बगल में गद्दी होता था, उस गद्दी में रह के शुरुआती दौर में पढ़े, बाद में पोदार छात्र निवास में रह के अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। सीए में भी रैंक पोजीशन था उनका। क्लास 10 हिंदी हाई स्कूल तिनसुकिया से किए थे। उस समय आपका कॉमर्स आर्ट्स साथ में हुआ करता था, उस समय भी स्टेट टॉपर थे। तो उस हिसाब से पिताजी ने पूरा संयम से पढ़ के सीए पास किया, फर्म खोले, और एक जमाने में जितनी प्लाईवुड फैक्ट्रीज थी वो सारे के ऑडिट हम लोग के पास ही थे। ग्रेजुअली एक्सपेंड होते गया, हम लोग भी डाइवर्स करते गए, उस हिसाब से चले। और आज भी पिताजी पूरे रूटीन में रहते हैं, टाइमली ऑफिस आना, काम करना, पूरा टाइम शेड्यूल के हिसाब से अपना खाना खाना, सबको जो टाइम देते हैं, कभी लेट नहीं करते हैं। और वही चीज़ हम बचपन से देखते देखते मेरे को भी लगा कि हमको भी इसमें जाना चाहिए। आज जो पिताजी को समाज में सम्मान दिखा, जब हम बड़ा होना चालू हुआ, तो वो देख के मेरे को लगता था कि अगर काश मैं भी सीए बन पाया तो हो सकता है हम कुछ 10% 5% उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। तो वो धीरे धीरे पिताजी का वर्किंग और देखते देखते फिर हम भी सीए करने का सोचे, और भगवान की दया से, पिताजी के आशीर्वाद से
फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्वालिफाई हम कर गए। मेरा भी स्कूली कुछ पोर्शन तिनसुकिया में हुआ था, और उसके बाद क्लास 6 में हम कलकत्ता चले गए थे। उसके बाद 6 से सीए तक पूरा कलकत्ता में ही पढ़ाई हुआ। बहुत मतलब इंटरेस्टिंग मैं कहूँगा ये फेज रहा। हम्म, और जैसे आपने खासकर मेंशन किया अपने दादाजी के बारे में, ये बात शायद बहुतों को नहीं पता होगी हम्म, कि मैनुअल कैलकुलेशन कर पाना और इतनी फटाफट कैलकुलेशन कर पाना, हम्म, तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि जीन्स में है आप लोगों की मैथमेटिक्स, कैलकुलेशंस हम्म, और अकाउंट्स। yeah, और वो जीन्स की वजह से ही वो बोलते हैं कि सिर्फ सीए बनना नहीं, बहुत प्रसिद्धि आप सबने हासिल की है। और डी भंडारिया एंड कंपनी जैसे लगभग 55 साल हो के गया। आसपास कंप्लीट हो गए उसमें, हम्म, तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता है। और इस रीजन का पहले सीए बनना, हम्म, जो ये दीनदयाल अंकल है, हम्म, तो उन्होंने भी जो स्टैब्लिश किया ये चीज, तो कई लोगों को एक रोल मॉडल की तरह उन्होंने गाइड किया। और उनको देख के कितने सारे यूथ्स इंस्पायर हुए होंगे। आज जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं तिनसुकिया में शायद, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इंस्पिरेशन का काम किया। तो हम बोलते हैं ना, पहला जो कदम लेना होता है ना, वही भैया बहुत टफ होता है। उसके बाद रास्ता सबको दिखता है और वो उसी राह पे चल पड़ते हैं। और उसी में दीदी की जर्नी भी है, उमा ढंडारिया की। वो तिनसुकिया की फर्स्ट फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा, है। तो ये पूरी फैमिली जो है बेसिकली वो मतलब कल्चर इनकलकेट करती है, और ये बहुत अच्छी बात है। ये आपके जो आपने बताया कि भी आप 6th में यहाँ से कोलकाता चले गए थे, कोलकाता जाके फिर आगे की पढ़ाई आपने वहाँ पे की, और उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट करके आप वापस तिनसुकिया आए। तो ये एक थोड़ा सा यूथ में भी रहता है, पहले भी एक डिस्कशन का पॉइंट होता था एंड डिबेट का पॉइंट होता था रहता कि स्टडीज जो है बाहर करनी चाहिए या लोकली करनी चाहिए। प्लस जैसे आप 6th को जब 6th में यहाँ से गए, तो डेफिनेटली होता है सोशल कॉन्टेक्ट जो यहाँ लोकली बनते हैं, स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, वो छूट जाते हैं और कहीं ना कहीं आपका सर्कल बिल्कुल अलग हो जाता है। एंड फिर अपना ग्रेजुएशन एंड सीए कंप्लीट करने के बाद जब आप यहाँ वापस आते हो होम टाउन में, तो लगता है बिल्कुल अलग सी दुनिया है कि शायद मैं यहाँ पे अजनबी हूँ या यहाँ पे मैं स्ट्रेंजर हूँ। तो ये चीज को आपने कैसे डील किया? प्लस आपके हिसाब से क्या बाहर पढ़ना इज ए गुड ऑप्शन, या लोकली भी आप वो चीजें कर सकते हो? तो क्या आपके हिसाब से आपका टेक क्या भैया इस पूरे चीज पे? देखिए, ये प्रश्न का उत्तर देते वक्त अपने को समझना पड़ेगी क्या सुविधाएं किस समय रहती है, क्योंकि ये बहुत विषय स्पेसिफिक प्रश्न हो गया है। तो हम जब सीए का सोचे थे या पढ़ने का सोचे थे 1990 में, क्लास 6 में मैं था, उस समय यहाँ पे कॉमर्स का अच्छा कॉलेजेस नहीं था तिनसुकिया में। हम कोई टाउन को डाउन करना नहीं चाह रहे, एक फैक्ट था। 90 में खाली तिनसुकिया कॉलेज एक ही था, और शायद वुमेंस कॉलेज गर्ल्स की थी, उसमें कॉमर्स शायद उस समय नहीं था जब तक मेरे को ध्यान है। और फिर एक डिसीजन लिया गया कि जब 10 के बाद भेजना ही है बच्चों को बाहर कॉमर्स करने के लिए, तो क्यों नहीं पहले से भेज दिया जाए और लाइफ में स्ट्रगल उन लोग फेस करें शुरू से, ताकि आगे जाके एक होता कि माँ बाप सोचते हैं 10-12 के बाद भेजें, वो एक स्ट्रगल पीरियड रहता है और कम्पिटिटिव एग्जाम आ जाती है। तो कुछ कुछ बच्चे कोप अप करते हैं, कुछ कुछ नहीं करते। हमारे ज़माने में उस समय सीए का पढ़ाई यहाँ पे उतना नहीं था। कोचिंग्स तो अब चालू हुई है, पहले कोचिंग्स भी नहीं थे, सेल्फ स्टडी था। और फिर संडे एग्जाम्स वगैरह होते थे इंटर के बाद। तो एक डिसीजन फैमिली के हिसाब से डिसीजन लेके हम लोग कलकत्ता चले गए, वहाँ पे पढ़ाई की। सबसे पहले तो मैट्रिकुलेशन आर्मी स्कूल केंद्रीय विद्यालय से मेरा हुआ क्लास 10। वहाँ के टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे। ईस्टर्न कमांड जो सॉल्ट लेक में था, वहाँ से भी आर्मी के ऑफिसर्स उसमें आते थे केंद्रीय विद्यालय में। उन लोग भी पूरा डिसिप्लिन हम लोग को बताए। मतलब उनका यही था कि खाली पढ़ने से नहीं होता, पूरा डिसिप्लिन लेके आपको चलना है। और वो एक तरीका से आर्मी डिसिप्लिन रहने के कारण हम लोग भी उसी ढांचे में ढलते गए। और फिर मैट्रिक हुआ 95 में, 12 हुआ 97 में। सेंट जेवियर्स का मैं टॉपर हूँ। ईयर 2000 में मैंने क्वालिफाई किया सेंट जेवियर्स से बीकॉम। सी यू टॉपर यूनिवर्सिटी हुआ सी यू, और 2001 नवंबर में सी ए फाइनल हुआ। तो ये पूरा जर्नी जो 3.5 साल का था 97 से, वो पूरा आप मान के चलो ऑन एन एवरेज 10 से 12 घंटा सेल्फ स्टडीज था। और जब आर्टिकलशिप पीरियड था तो आर्टिकलशिप करने के बाद ऑन एन एवरेज डेली 4.5 से 5 घंटा पढ़ाई होता था। और सीए का आज भी हम यही बोलेंगे, जो बच्चे सीए करना चाहते हैं उनको डेली पढ़ना पड़ेगा एटलीस्ट 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी। आर्टिकलशिप अलग है, ट्यूशन्स अलग है, आजकल ट्यूशन्स आ गए।
तो वो पढ़ाई करे बिना होगा नहीं, और वो पढ़ते पढ़ते फिर आगे बढ़ना होगा। और इतना टफ भी नहीं है मैं बोलूँगा सीए, अगर कोई डिसिप्लिन वे में करना चाहे तो। और सीए होने के बाद अभी बहुत एवेन्यूज हो गई। अब जैसे मेडिकल का है, आज आसाम में भी मेडिकल बहुत अच्छा हो रहा है। आज से कुछ साल पहले आपको भी पता है मेडिकल क्या था, पढ़ाई क्या थी। तो अब जो सिनेरियो चेंज हो रहा है मेरे हिसाब से ये है कि एटलीस्ट 12th तक बच्चों को लोकली पढ़ाना चाहिए, ताकि उसका कंटेक्ट पूरा सॉलिड हो जाए। बिल्कुल। उसके बाद हायर एजुकेशन जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, वो आजकल सारा कॉमन एग्जाम के थ्रू होता है और गवर्नमेंट अलॉट करती है। मेडिकल ले लीजिए, इंजीनियरिंग ले लीजिए, तो वो जहाँ अलॉटमेंट होगा वहाँ पढ़े, वहाँ का भी सोसाइटी देखे, माइंड ब्रॉडर होगा, और फिर वापस आने का सोचे। हम इसलिए बोलते हैं कि आज हम देखते हैं कि अपनी फैमिली में भी, इन लॉज की फैमिलीज में भी, आज माँ बाप बच्चे को बड़ा करता है, ठीक है, सिटीज में बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत तरक्की है, मगर एक माँ बाप जहाँ से आपको बढ़ा के और आप सिटी में चले जाते हैं, और अगर आप माँ बाप को सिटी में भी बुलाते हैं तो वो वहाँ एडजस्ट नहीं कर होगा। पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उल्टा कि आप वापस यहाँ आओ, यहाँ पे भी रेवेन्यू है, मगर आप ऐसा ही कुछ काम कर लिए कि जो जॉब सेक्टर का है और आप खुद नहीं कर सकते, तो उसका जब तो आपको बाहर रहना ही पड़ेगा। तो आप कंफर्टेबल कीजिए कि आपके पेरेंट्स भी वहाँ जाके कंफर्ट। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात की भी आपने। तो आप जो भी है अपने माँ बाप के कारण ही होते हो, और पहली जो स्कूल है, या हम बोले पहली पढ़ाई जो होती है, वो माँ बाप के थ्रू ही हो सकती है। सही बात। तो आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत बच्चे बाहर चले जाते हैं, माँ बाप अकेले रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी उनका केयर करते हैं, बहुत खराब लगता है देख के। वो चीज नहीं होना चाहिए यार। Exactly. मेरा कंसर्न भी यही है इसमें। या एक चीज और, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कई कई शूज होते हैं विच आर हार्ड टू फिल। जैसे अमिताभ बच्चन जी, जो बेसिकली बॉलीवुड के हम मानते बादशाह हैं एंड बहुत बड़े सुपरस्टार, तो उनके बेटे अभिषेक बच्चन जो हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया बट उन तक पहुंचने में बहुत तकलीफ। तो आपने जब सीए का अपना कैरियर शुरू किया, सीए दीनदयाल जी ढंडारिया, बहुत बड़ा नाम, और आज भी है बहुत बड़ा नाम, तो सीए नवीन जी ढंडारिया को कभी ये डर लगा क्या कि भाई मैं कैसे अपने पिताजी की, कंपैरिजन आता है डेफिनेटली, चाहे क्लाइंट्स हो चाहे सोसाइटी हो, वो कंपेयर करेगी कि भाई दीनदयाल जी तो ऐसे करते थे, नवीन जी ऐसे करते हैं, तो कंपैरिजन आता है। कभी वो डर अंदर सता रहा था, या कैसे उस चीज से आपने कोप अप किया? क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है भैया, स्पेशली जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनके बच्चों के साथ ये चैलेंज होता है कि उनके बच्चों को ना कभी कभी ये डर सताता है कि क्या हम उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। हालांकि आज आपने जो एक्यूरेट अचीव किया है, आज आपने जो सक्सेस अचीव किया है, दीनदयाल अंकल को भी बड़ा प्राउड फील होता है। एंड वो मतलब बोलते हैं ना कि सीना तान के चल सकते हैं कि भी नवीन ने जो इतना सुंदर काम किया। तो लेकिन जब इनिशियल फेज था आपका कैरियर का, तो ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज रहता भैया, अंदर अंदर ये चीज चलती रहती है, तो उससे कैसे आपने कोप अप किया, या वो कभी चैलेंज था भी या नहीं था? नहीं, जब हम ऑफिस में आके बैठा था, इट वाज 18 जनवरी 2002। तो मम्मी पापा ने चंबर पे पूजा की। इट वाज नॉट, मतलब पूरा गैदरिंग नहीं था, खाली मम्मी पापा भैया भाभी दीदी, भाभी नहीं थे सब, भैया दीदी थी। तो उन्होंने एक ही बात बोला पिताजी ने कि तुम्हारे पास दो रास्ता है। फर्स्ट डे जब मैं चंबर में बैठा था, तुम्हारे पास दो रास्ता है। एक तो कि आराम से सक्सेस अचीव करो शॉर्टकट से, और बहुत जल्दी बहुत तरक्की कर जाओगे इस लाइन में। और दूसरा रास्ता है कि वेल्थ के हिसाब से, पैसे के हिसाब से बहुत धीरे धीरे ग्रो करोगे, मगर साथ में नेम एंड फेम भी होगा अगर तुम कोड्स के साथ, एथिक्स के साथ चलोगे। लोग उसको जनरली पसंद नहीं करते एक स्टेज पे। तो रास्ता तुमको चूज करना है। हम इथिकल चले हैं, तुमको मेरे साथ काम करना है तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। और सेकेंड ऑप्शन भी तुम्हारे पास खुला है, जो आजकल के यूथ करते हैं। तो उस दिन हम उस बात को नहीं समझ पाए थे। हमने क्या किया कि नहीं, पिताजी इतना जानते हैं, हमको उनके अंडर में काम करना है। और आज के डेट में भी कुछ भी काम हम क्लाइंट का करते हैं, क्लाइंट चाहे डायरेक्ट मेरे को भी अप्रोच करे ऑफिस में, तो भी वो काम कंप्लीट करने के बाद मैं पिताजी को देता हूँ कि आप एक बार देख लो, उसके बाद मैं क्लाइंट को दूंगा। तो कंपटीशन तो कभी थी ही नहीं हम लोग के बीच। और
आज भी मैं बोलता हूँ कि अगर 10 असाइनमेंट मैं करके लेके जाता हूँ उनके पास, उसमें 8 में ऐसा पॉइंट वो बोलते हैं कि जो मेरा दिमाग घुट जाता है कि यार ये भी हो हो सकता था। सकता था, राइट। मतलब एक्सपीरियंस देखिए कितना। आज कंप्यूटर में वो सीख के किए, मगर बोलना नहीं चाहिए, कंप्यूटर आज के एज में सीखना बहुत डिफिकल्ट है। तो अपने सोचते हैं कि हम लोग उनसे आगे है कंप्यूटर में, मगर रिपोर्ट जब उनके सामने आती है पढ़ते ही, और हम तो इतना बार आश्चर्यचकित होता है कि जो पन्ने में जो गलती होता है वही पन्ना उनके हाथ से खुलता है। तो ये देखिए, ये एक्सपर्टाइज हम बोलते हैं ना कि वही है। हाँ। मतलब अगर 15 पन्ना का हम कुछ बना के लेके गए उनके हाँ, हाँ। पास, तो अगर 13 नंबर पन्ना में कोई मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो या कंक्लूजन में मिस्टेक है, तो सबसे पहले वही पन्ना वही पैराग्राफ खुलता है। तो आज कंपटीशन माँ बाप से करना ही नहीं चाहिए, राइट। और उनके छत्र छाया में रहने से ही आप बिल्कुल, आगे बढ़ सकते हो। तो कंपटीशन तो कभी था ही नहीं। बिल्कुल। बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने, और एक लेसन भी और मैसेज भी है सबके लिए कि बेसिकली जो हम लोग बोलते हैं कि जो गार्जियनशिप होती है, जो आपने दो चीजें बोली पिछले सवाल के जवाब में भी, आपने कहा कि भाई ये जो बाहर जाने वाला जो कल्चर है, इसके लिए आपने बहुत सुंदर बात की कि बाहर तभी जाओ जब आप बाहर जाके भी अपने पेरेंट्स का वैसा ही ख्याल रख सको कि वो उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सके, या आप यहाँ पे आके आगे उनको बेसिकली, जैसे आप भी कोलकाता पढ़े थे, आपके लिए बहुत इजी था कोई एमएनसी का जॉब लेके या वहाँ पे अपना प्रैक्टिस शुरू करना, बट कहीं ना कहीं ये फैमिली बॉन्ड जो होती है ये आपको खींच के लेके आई कि नहीं, मुझे अपने पेरेंट्स के साथ रहना है। और आज भी आप इतने बड़ी एज में होने के बाद भी आज आप हर चीज उनसे चेक करवाते हो, तो भैया ये भी तो जो एक लव एंड अफेक्शन हम बोलते हैं, अच्छा आज उनके लिए भी इससे बड़ा कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि आज जिन बच्चों के पीछे पूरा जीवन निकाल दिया, वो बच्चे आज भी वो मान सम्मान और वो पर्टिकुलर बात का वैल्यू रखते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, और ये चीजें ताउम्र चलती है। चाहे आदमी 60 साल का भी हो जाए ना, उसके सर पे अगर उसके पेरेंट्स का साया है ना, तो वो उनके लिए बच्चा ही है। तो ये चीजें सबको समझनी भी चाहिए। फिर आगे थोड़ा सा पढ़ते हुए, जैसे जो सीए का जो एक पूरा लाइफ स्टाइल होता है, एंड स्पेशली आजकल बहुत सुनने में आता है कि इतनी डेडलाइंस हो गई कि भाई इस दिन रिटर्न की ये डेट है, इस दिन रिटर्न की ये डेट है, इतने सारे मल्टीपल रिटर्न्स हैं। अच्छा, प्लस आप सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स को कैटर नहीं करते हो, इंडस्ट्रीज को भी कैटर करते हो, आपके इंडिविजुअल बिजनेस हाउसेस भी हैं, बड़े मतलब और फर्म्स भी हैं, एक्सपोर्ट के भी कुछ जो रिटर्न्स वगैरह फाइलिंग होती है वो सारे हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज हैं। तो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्लाइंट्स का बेसिकली आप लोग काम टेकअप करते हो। तो पहले के टाइम पे और अभी के टाइम में क्या डेडलाइंस कुछ ज्यादा बढ़ गई है? और डेडलाइंस बढ़ने की वजह से भैया क्या एज ए सीए लाइफस्टाइल में कुछ मेजर चेंजेस आए कि हमेशा एक डेडलाइन नॉक करते रहती है कि भाई एक रिटर्न फाइल कर दिया फिर दूसरी फाइल करनी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है? बट या मतलब क्या क्या रहता है इसके बारे में? क्योंकि हम लोग ये सुनते हैं नॉर्मली, हमारे सीए फ्रेंड्स लोग हैं, तो उनको कभी भी बोलो तो बोले नहीं ये रिटर्न की डेडलाइन है तो आज नहीं आ पाएंगे, ऐसा ऐसा रहता है सीन। तो ये क्या पूरा स्टोरी है इसके पीछे? देखिए, ये जो प्रश्न है जी अगर आप इसको दो तरीके से आपको इसका उत्तर लेना पड़ेगा। जी ये क्या कि सामने वाला बोला कि डेडलाइन है, डेडलाइन है, डेडलाइन है। फैक्ट भी यही है कि हर समय डेडलाइन, हर महीने के अंदर 8 या 10 डेडलाइन रहता ही है। ओके। अब ये है कि आपको अपना प्रैक्टिस और आपको अपना किस हिसाब से ऑफिस चलाना है, उसके हिसाब से डेडलाइन चलता है। अब जैसे मेरे पास मल्टीनेशनल लिस्टेड कंपनीज भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है, प्लस पीएसयू भी है, सैलरीड एम्प्लॉयज भी है, ट्रेडर्स भी है, ट्रस्ट भी है। मतलब कि एक तरीका से फुल वैरायटी ऑफ वर्क मेरे फर्म में है पिताजी के बदौलत लेगेसी। हमारे ऑफिस में पिताजी ने हमेशा वही किया और वही मंत्र मैं भी चलाता हूँ। हम कभी भी कोई क्लाइंट को यही नहीं बोला कि सारा काम मैं करूँगा। मेरा जो क्लाइंटल बेस है, हम हमेशा उनका जो मेन अकाउंटेंट या मेन जो अधिकारी होता है उसको सारा चीज ट्रेन कर देते हैं। ओके। शुरू से। और बहुत जगह सुनेंगे विद ड्यू रेस्पेक्ट के लोग एक प्रैक्टिस को रोक के करते हैं कि ये चीज हम खोलेंगे नहीं, हम तक कन्फाइन नहीं करेंगे। हमारे फर्म में जो भी क्लाइंट है उसका मेन की पर्सन जो अकाउंट्स देखता है, ही इज वेल ट्रेंड। हाँ, तो वर्कलोड बिल्कुल डिवाइड हो गया। पूरा डिवाइड हो गया। और फिर मेरे ऑफिस के स्टाफ्स को बोला हुआ कि जो डेडलाइन है
उसका 2 दिन पहले डेडलाइन इंटरनल ऑफिस की रहेगी। मतलब कि अगर 11 तारीख GSTR 1 है तो 9 तारीख मेरा ऑफिस का ड्यू डेट है, ताकि लेट फी तो मेरा कोई क्लाइंट को लग ही नहीं सकता है, मेक इट श्योर। और अगर किसी क्लाइंट को लग गया तो पिताजी इतना डांटेंगे कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो वही मेरा ऑफिस में कल्चर है, और क्लाइंट्स भी ओवर द पीरियड पूरा ट्रेंड हो गए हैं, और इनफैक्ट 3 या 4 तारीख तक ही डेटा आ जाता हम लोग के पास। अच्छा, मतलब इतना एफिशिएंसी आ गया। और सिस्टम्स ऑटोमाइज कर चुके हैं। और टैली के साथ हम सितंबर 2008 से एसोसिएट हुए। उस समय वैट लगा ही था, और वैट का कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं था। तो आज के डेट में टैली के साथ काफ़ी लंबा एसोसिएशन हो गया, टोटल ऑनरेरियम बेसिस पे। और टैली कंपनी भी बहुत सपोर्ट कर रही है, और जितना पिन पॉइंट्स है वो हम लोग उनको बताते हैं, और सॉफ्टवेयर में चेंजेस आते हैं। और आज वो सॉफ्टवेयर पैन इंडिया सारे जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल बिजनेसेस है यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। और उससे सबका ऑटोमेशन हो रहा है। तो उस ऑटोमेशन के चलते डिसिप्लिन ऑफिस में आई, रिटर्न्स ऑटोमेट हुए, प्लस उस हिसाब से हर डेडलाइंस में रिटर्न्स फाइल होना चालू हुआ, और हर एक पर्टिकुलर पार्ट प्ले एक मेजर स्टाफ हमारे पास है कि ये पर्टिकुलर एक्ट है जीएसटी का तो ये स्टाफ देखेगा, इनकम टैक्स का टीडीएस ये स्टाफ देखेगा, ये देखेगा, डिवीजन है। और उन लोग को एनी हाउ उनको ही डेडलाइन के अंदर काम करना है, और हम लोग का रोल है ओवरव्यू करना, कोई मॉनिटर करना, मॉनिटरिंग। तो उस हिसाब से अगर प्रैक्टिस बिल्डअप की जाए तो डेडलाइंस बहुत अच्छी है। और इनफैक्ट पहले जो ईयर एंड के बाद सारा चीज कंप्लीट होता था वो पहले कंप्लीट हो गया। 31 मार्च का रिटर्न आपका 11 अप्रैल को लगता है, और आपका सेल फ्रीज हो जाता है पूरा साल भर का। बिल्कुल। तो उल्टा वो सेल्स का डेटा लास्ट में सेम रहेगा। तो उस हिसाब से अगर आप बिल्डअप करें तो डेडलाइंस आर बेनिफिशियल। और अगर आपको सोशल एंगेजमेंट पहले से पता है तो आप प्रीपोन कर लो, और क्लाइंट से आपका है। और मैक्सिमम क्लाइंट को अपने सीए पे फिट है। आज हम सीए, मेरा क्लाइंट मेरा बात सुनता है, कोई और जिसका सीए उसका क्लाइंट उसका बात सुनेगा। सीए अगर पहले बोल देगा जी हम 10 दिन बाहर जाएंगे, आप पहले हमको डाटा दे दो, वो क्यों नहीं देगा? वो देखने का नजरिया है। सही बात भैया। एक चीज और, ये जैसे जो रिटर्न्स की डेडलाइंस है, इतने मल्टीपल रिटर्न्स है, तो कंप्लायंस के लिए जरूरी भी है, सरकार को डेटा चाहिए कि भी बेसिकली क्या चल रहा है इकोनॉमी में, उसको जानने के लिए भी, टैक्सेशन पर्पस के लिए मेनली। तो एक जीएसटी जो नाम है ना, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बोल के प्लेस किया जाता है कि जीएसटी रेजिम ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए करीबन 7 साल से ज्यादा जीएसटी को इंट्रोड्यूस हुए को हो गए। एंड हमेशा पॉलिटिकली भी देखा जाता है कि स्टेटमेंट्स रहते हैं कि जीएसटी आके इकोनॉमी का बैंड बच गया, या स्मॉल बिजनेस स्पेशली उनका बैंड बच गया। आपका पर्सनल टेक जीएसटी के बारे में क्या है कि पहले जो सिस्टम्स थे क्या वो अच्छे थे, या जीएसटी आने के बाद सिस्टम ज्यादा स्मूथ हुए स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस के लिए? देखिए, जीएसटी एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब ये आंसर कोई भी ऐसा नहीं ले, मेरे क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, क्योंकि सबका अपना व्यक्तिगत सोच है जीएसटी पे। बिल्कुल ठीक है। अब आप देखिए, आज से पहले, जीएसटी से पहले अगर हम चले इनडायरेक्ट टैक्सेस में, तो मेनली छोटे ट्रेडर्स, मतलब वो मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, मतलब वो वैट नहीं होते, कवर करते। तो मैन्युफैक्चरर्स वगैरह का बात नहीं करते। तो वैट में क्या होता था, अगर उसको इंटर स्टेट सेल करना पड़ता था तो सेंट्रल स्टेट टैक्स का अलग रजिस्ट्रेशन लेना होता था, बिल्कुल, प्लस रोड परमिट निकालना पड़ता था सामान देने के लिए, सी फॉर्म, एफ फॉर्म लेना पड़ता था। और जो 2017 से पहले जो बिजनेस हाउसेस काम किए हैं, जो जानते हैं कि आज एक एक फॉर्म लेने के लिए पहले अप्लाई करो, और अप्लाई करने का हफ्ता भर बाद सी फॉर्म, एफ फॉर्म या रोड परमिट मिलती थी। और वो भी पूरा बुक अगर 25 पन्ने का होता था तो मुश्किल से 5 पन्ने आपको मिलता था। और वो 5 पन्ने में आपको वो बिल बना के लिख के ट्रांसपोर्टर को देना पड़ता था, फिर वो माल जाता था। वो रोड परमिट आज के डेट में ई वे बिल बन गया। आपको जस्ट यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है, आपको डाटा फीड करना, और अब तो कुछ कुछ सॉफ्टवेयर, टैली और अदर सॉफ्टवेयर भी है जहाँ पे डायरेक्ट आप बिल पंच करते ई वे बिल बन गया, आपको दोबारा पंच भी नहीं करना पड़ता। तो आज एक आदमी का आप भेज के अप्लाई किए, फिर 5 दिन या 4 दिन बाद भेज के उसको लेके आए, फिर आपका माल गया,
वो 4 दिन बच गया। फिर मैनुअल चेक पोस्ट होता था, इंटरस्टेट अगर ट्रांजेक्शन हाँ करें हाँ तो हाँ, मैनुअल चेक पोस्ट में लंबी लाइनें होती थी। 2 दिन तक तो वो श्री रामपुर बॉर्डर पर ट्रक खड़ा ट्रक रहता खड़ा था, रहता था, बिल्कुल। उसके बाद वो ठप्पा लगता था, फिर वो आगे जाता था। तो आज अगर आप एग्जाम्पल लो, तिनसुकिया का कोई व्यापारी कलकत्ता माल बेचता था, तो जीएसटी से पहले वो माल 10 दिन से पहले कोई हालत में नहीं पहुंचता था, और आज आप सरप्राइज हो गए, कभी कभी 4 दिन में भी बाई रोड पहुंच जाता है। बिल्कुल फास्ट हो गया। तो वो आज लेग टाइम बचा, ट्रांसपोर्टेशन बचा, सेम ट्रक बार बार घूम के आ सकता है। एक कंसाइनमेंट लेके ट्रक 10 दिन में गया, वही 2.5 कंसाइनमेंट एक ट्रांसपोर्टर को हो गया, वो सुविधा हुई। सेकेंड, आपको ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ा, अपने सीट पे बैठ के कर ली। उसके बाद जब लॉ बना, आज अरुण जेटली सर जब थे तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि जीएसटी का व्हाइट पेपर भी हम लोगों ने काम किया था यहाँ से। वो शायद किसी को पता नहीं, आज बोल रहा हूँ। तो व्हाइट पेपर भी मैंने बहुत काम किया था। तो इनिशियली जब डिस्कशन हुआ था तो बोला कि जो है एज इट इज लॉ आने दो, और जो जो हम लोग को लगेगा वी विल चेंज इट। आप देखिए, जीएसटी से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक रीचिंग कम था, और आज कोई भी संस्था, ट्रेड बॉडी कुछ भी लेटर दो, गवर्नमेंट उसकी संज्ञान लेके लॉ में एप्लीकेबल चेंजेस ही करती है। जैसे उदाहरण के लिए 128 ए एमएसटी स्कीम अभी जो चल रही थी, पहला 3 साल का इंटरेस्ट वेव कर दिया, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ था। फिर जो छोटे व्यापारी है, 2021 में जून महीने में 1 जून से इफेक्टिव हुआ कि लेट फाइलिंग को काफी हद तक रिड्यूस कर दिया गया फीस। पहले तो 10,000 पर रिटर्न थे, अब लेट होने से अगर 100 रुपीज पर डे के हिसाब से कैलकुलेशन होता था, अब उसको काफी रिड्यूस कर दिया गया कि अगर नील रिटर्न है तो 25 रुपया करके 50 रुपया ही लगेगा, 1.5 करोड़ तक है तो 250 रुपया करके लगेगा, मतलब 500 रुपया रिटर्न। उसका 5 करोड़ तक है तो 2,500 करके 5,000 लगेगा, 5,000 से ऊपर होगा तो आपको वो लगेगा। फिर सेक्शन 50 में अमेंडमेंट आया कि इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा वो खाली अगर कैश पेमेंट होगा उस पर देना पड़ेगा। तो छोटे व्यापारियों को देखते हुए तो जीएसटी में काफी चेंजेस किया गया। फिर रिटर्न फाइलिंग भी जो है क्वार्टरली कर दिया गया, और पेमेंट भी जो है मंथली से हटा के क्वार्टरली कर दिया। फिर कंपोजिशन स्कीम अलग चल रहा है जिसमें आपको स्टॉक रिकॉर्ड नहीं रखा होता। एक मिथ भी है, कंपोजिशन में स्टॉक नहीं मांगते मगर रेगुलर में मांगा जाता है। तो कंपोजिशन में आपको 1% टैक्स दे के निकल जाना 1.5 करोड़ तक। तो और ऊपर से अभी जो नया फाइनेंस एक्ट आया है उसमें तो 3 करोड़ तक आपका प्रेजेंटिव टैक्सेशन दे दिया, और स्लैब जो न्यू रीजन में 12 लाख कर दिया। तो एक इंडिविजुअल आदमी अगर 2 करोड़ सेल दिखाता है और बैंकिंग चैनल है 6% प्रॉफिट, 12 लाख, तो 2 करोड़ तक का बिजनेस करके 1 रुपया इनकम टैक्स नहीं देना। तो सहूलियत तो गवर्नमेंट ने बहुत दी है, अब आपको अपना बिजनेस उस हिसाब से चलाना है। समझ गया भैया, वो परसेप्शन एक रहता है। हाँ। तो उसमें एक आपके लेवल से एक ऐसा क्लैरिफिकेशन आना, ये बहुत मतलब क्या होता है कि बिकॉज आप लोग उसमें डे टू डे में जुड़े हुए रहते हैं, एंड आप लोग की क्लाइंटेज बेस इतनी बड़ी है कि आपका जो उस पर टेक होगा वो बिल्कुल हम बोलते हैं न्यूट्रल टेक होगा कि क्या ग्राउंड वर्क पे क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती है या नहीं आती। थोड़ा सा और अलग सा, मतलब सीए बन के अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन बोलते हैं ना कई लोग होते हैं जो शांत बैठते नहीं उनके लाइफ में ही ऐसा है, क्या उनका नेचर ही ऐसा हो जाता है कि भी हमें कुछ ना कुछ करते रहना। एंड आपके साथ भी ऐसा देखा गया है, जैसे आपने अभी मेंशन किया कि अरुण जेटली साहब जब जीएसटी एक्ट बना रहे थे उसको व्हाइट पेपर में भी आपने काम किया, प्लस आए दिन हम देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप कोई ना कोई ट्रेनिंग सेशन कहीं ना कहीं कंडक्ट करवा रहे होते हो। तो एक तो इसके बारे में एक एस्पेक्ट जानना है आपका कि ये कैसे इंक्लिनेशन आया, प्लस इतना बिजी शेड्यूल ऑलरेडी रहता है एक सीए के लाइफ में, उसके बाद इतना ट्रैवलिंग टाइम और इतना ट्रेनिंग के लिए टाइम आप कैसे निकाल पाते हो? देखिए, एक तो जो काम आप करते हो उसके प्रति आपका श्रद्धा और लगाव और प्रेम होना चाहिए। जैसे ऑफ द रिकॉर्ड में बोलना चाहूँगा, आप कोई वस्तु या कोई आदमी इंसान से प्यार करते हो तो आपका जो है उसके लिए वक्त निकलेगा ही निकलेगा, सही है। तो आज अगर आप अपना प्रोफेशन से प्यार करते हो तो आप टाइम निकाल सकते हो। बिल्कुल। अब ट्रेनिंग ऐसा है कि हमारे कलकत्ता में जब हमने कोचिंग की थी, कोचिंग नहीं था, 1 to 1 जैसे टीचर के पास जाके पढ़ाई होती थी,
तो हमारे घर के बगल में लावनी स्ट्रीट था सॉल्ट लेक में, वहाँ पे अशोक सरकार सर थे, अभी भी हैं, अब तो रिटायर्ड हो गए, सेंट्रल एक्साइज में काम देख किया करते थे, तो वो पढ़ाया करते थे। तो उनका था पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और मैथ्स बहुत स्ट्रांग था। तो वो हमेशा क्या बोलते थे कि अगर 3 घंटा का पेपर आता है तो आपको 1.5 घंटे में घर पे पेपर सॉल्व करना है, मतलब अपने आप को ऐसे प्रिपेयर कि उतना प्रिपेयर करना है। तो हम एक एवरेज स्टूडेंट था टिल क्लास 8, हमने 9 में 1993-4 ईयर में सर के यहाँ पे ज्वाइन किया। उमा दीदी हमेशा मेरे को लालच देती थी। 6 में से 3 सब्जेक्ट में अंडरलाइन आया करता था मेरा क्लास 6 में। उमा दीदी हमेशा बोलती थी कि तुम अगर पास कर गया तो तुमको कभी अच्छा पेन देगा, कभी चॉकलेट देगा। उस हिसाब से वो सर बोलते थे मेरे को। तो सर हमेशा यही बोले कि हर एक चीज को हाफ टाइम में करने का कोशिश करो। और इनफैक्ट क्लास 10 में मेरा 100 में 100 आया था मैथ्स में, वो सर के बदौलत ही थे, और उन्हीं का ट्रेनिंग था कि हम जो है कि एक पेपर को 1.5 घंटे में सॉल्व कर पाए। तो उस हिसाब से टाइम को स्क्वीज करके टाइम निकालना पहला। सेकेंड, जब जीएसटी आया, मेरे को जीएसटी एक्ट लगने से पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिया 25 जून 2017 ओनली सर्टिफिकेट। तो लॉ जानता था, उस समय उनके सेक्रेटरी थे, रेवेन्यू सेक्रेटरी, उन्होंने बोला कि ऑफिसर्स को भी ट्रेन करना है, व्हाइट पेपर पे काम किया हुआ, आप ट्रेनिंग सेशंस लोगे क्या? तो उस समय आई वाज नॉट अ ट्रेनर, ट्रेनिंग मेरा नहीं था। तो हम सर को बोले, तलवार सर थे, कि सर हमने आज तक ट्रेनिंग ऑफिशियली कहीं पे भी नहीं लिया। और उन्होंने फिर 2018 में मेरे को एक सेशन दिया, इट वाज ओनली 2 आवर्स। रुक रुक के हमने, मतलब एज अ फ्रेशर काफी बार बीच में अटका, बोलने में भी दिक्कत हुई। दैट सेशन वाज नॉट एट ऑल, खुद को भी समझ में आ गया कि नॉलेज होते हुए भी हम नहीं बोल पाया। दैट वाज अ वेरी बिग ड्रॉबैक। फिर 18 में हमने सेशन खुद ही मना कर दिया। फिर नवंबर 2019 में हमारे इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट रंजीत अग्रवाल जी, उन्होंने बोला कोड ऑफ एथिक्स पे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है और आप आओ वैदिक विलेज कालाटा में 2 दिन का रेसिडेंशियल प्रोग्राम था। वहाँ पे हम गए, रंजीत अग्रवाल सर, असीम त्रिवेदी सर फ्रॉम इंदौर वो आए थे, और एक सर और थे, उनका नाम में बहुत खराब लग रहा है, याद नहीं आ रहा अभी मेरे। वो 3 जन थे। हम वहाँ कलकत्ता गए, उन्होंने, रंजीत सर ने बोला कि हमको मालूम है, हम तो इसका विजिट करते हैं, तुम सब्जेक्ट मैटर जानते हो, तुमको सामने कौन बैठा है ध्यान नहीं रखना है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, तुमसे जो पूछा जाए वो सब्जेक्ट के बारे में तुम बोलो। तुम भूल जाओ कि तुम्हारे सामने कोई सीजन प्रैक्टिशनर है, ना स्टूडेंट है, ना क्या है। सब्जेक्ट का प्रिपेयर करो, और हर मीटिंग सेशन से पहले एटलीस्ट 2 बार रिवाइज करके आओ। वो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में आई वाज सेलेक्टेड, उनका मोटिवेशन से। और उसके बाद नो लुकिंग बैक, और मेरा सेशन इवन इन अ डे 11 आवर्स तक भी जाता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स आज के डेट में, कंटिन्यूस। और टैली का भी बहुत सपोर्ट है। तो टैली का अभी भी जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का अगर आप पता कर हो, तो नया फॉर्मेट में बैलेंस शीट आ रहा है, वो भी अभी नेक्स्ट वीक तक लॉन्च हो जाएगी। इट विल बी ऑटोमेटेड टोटली। उस पर भी इनपुट, और कल एक और ऑनलाइन मीटिंग है हमारी टैली के साथ, जिसमें वो फाइनल होगा और फिर पब्लिक के लिए आएगा। तो गोइंग फॉरवर्ड वो ट्रेनिंग सेशन लेते गए, और जीएसटी तो एवर चेंजिंग है, पढ़ना ही है, और ट्रेनिंग देने से खुद का ही नॉलेज और बढ़ता है। क्योंकि जो टीचर है, जो टीचिंग में जैसे आप भी हो, कुछ भी क्लास लेने से पहले एक बार आप सब्जेक्ट को देख के जाओगे ही जाओगे। जीएस लोहिया में जब तक मेरे को मालूम है, हमेशा चाहे उस सब्जेक्ट में आपने 100 क्लास ले लिया, तो भी मॉर्निंग में एक बार वो ग्लास थ्रू करके ही आप जाते, तब वो क्लास का इफेक्टिविटी बढ़ जाता है। तो वही चीज है कि खुद का स्टडी के लिए हमने ट्रेनिंग चालू किया। और आज भगवान के दया से काफी सेशंस हम ले चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट पूरा लिया हुआ है, ईस्टर्न जोन लिया हुआ है, दिल्ली, पाला समुद्रम, ये सब जगह मेरा क्लासेस लिया हुआ है जीएसटी पे। और रिसेंट अभी 2 वेबिनार्स भी हुआ था, कोड ऑफ एथिक्स पे और एमएसएमई पे, ऑल इंडिया।
इस हिसाब से जर्नी ट्रेस करके टाइम मैनेज करके चलते हैं। तो मतलब प्रैक्टिस के साथ साथ ये ट्रेनिंग वाला एस्पेक्ट, इसके अलावा आपका एक और एस्पेक्ट है कि आपने राइटिंग भी कुछ शुरू की, क्योंकि आप रिसेंटली शायद निर्मला सीतारामन जी से आप मिले थे, कोई टैली के कोई सेशन में या कोई फेलिसिटेशन प्रोग्राम था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो उसमें आपने कोई बुक उनको बेसिकली इनोग्रेट करवाई थी, तो वो भी आपने ऑथर की वो बुक, तो उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। एंड अगेन जैसे आपने बताया कि आपके एक टीचर हैं जिन्होंने आपको 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में सॉल्व करना का की हैबिट इनकलकेट की आपके अंदर, जिसके वजह से टाइम को सेव करना आ गया, एफिशिएंसी के साथ काम करना आ गया। तो आपसे जितनी भी बात हुई उसमें एक बात तो पता लगी, यू आर वेरी डिसिप्लिन, वेरी पंक्चुअल, प्लस काम को जब सलीके से करता आदमी तो उसके पास समय बहुत रहता है, वो मल्टीपल चीजें एक साथ कर सकता है बिना किसी भी चीज को डिस्टर्ब किए। मिसमैनेज जब आप रहोगे ना तो हमेशा डेडलाइन भी सताएगी, हमेशा आप एक भी चीज कर रहे हो तो वो भी प्रॉपर्ली नहीं कर पाओगे, और अगर आप मैनेज हो अच्छे से तो आप 10 चीजें भी एक साथ कर पाओगे। तो ये बुक के बारे में मैं जानना चाहूंगा, एंड प्लस जो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ आपका इंटरेक्शन रहा वो कैसा रहा अभी रिसेंटली? देखिए, बुक तो ऐसा था कि जब ट्रेनिंग सेशंस हम ले रहा था तो इसमें मैं 2 ऑफिसर्स का नाम लेना चाहूँगा इन पर्टिकुलर। एक तो पहले तिनसुकिया में कमिश्नर अपील्स रहते हैं, जॉइंट कमिश्नर अपील्स, ये सर यहाँ पे तिनसुकिया थे, अभी गुवाहाटी चले गए वो, प्लस एक सर है गर्ग सर, अभी शायद CBIC मेंबर भी बन जाएंगे। तो डूइंग द सेशंस जब हमारी होती थी तो हर ऑफिसर्स आके बोलता था GST लॉ जो है एक्ट है, एक्ट में लिखा हुआ है एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, फिर हम लोग को रूल्स में जाना पड़ता था, रूल्स में लिखा हुआ है एज में बी नोटिफाइड, नोटिफिकेशंस आता था, और फिर नोटिफिकेशंस का क्लैरिफिकेशन के लिए सर्कुलर्स आता था। तो एक चीज को जानने के लिए 4 चीजें पढ़नी पड़ेंगी, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, और उसके बाद ऊपर से प्रेस रिलीज। तो एक कंप्रिहेंसिव जब आप लेक्चर देते हो तो हमको पता चलता कि ये सेक्शन के अंदर ये रूल है, इस रूल के हिसाब से नोटिफिकेशन और या क्लैरिफिकेशन हुआ। तो हम लोग को एक हैंडबुक इस टाइप से चाहिए कि एंटायर GST लॉ जो है इट शुड बी एट द ऑफिसर्स टेबल, और वो किताब पब्लिक में अभी तक नहीं आई, वो सब ऑफिसर्स के पास ही है। तो ट्रेनिंग हम दे रहे थे, उसमें इसी टाइप से मेरा सेशंस कवर होता था, तो फिर हमने उसको टेबलेट किया, फिर हमने 2 ऑफिसर्स को भेजा कि आप देखो इसमें कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं, वो लोग बोला परफेक्ट है, यू कैन गो फॉर इट। फिर हमने टैक्समैन को अप्रोच किया तो लोग बोला कि 80 पन्ना का कोई बुक नहीं होता है। हाँ वही GST और वो भी 80 पन्ने में, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? ठीक है, तो फर्स्ट उन्होंने मना कर दिया, हम बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर हम गर्ग सर से बात किया, उन्होंने बोला इट इज अ मास्टरपीस, हैंडी फॉर ऑफिसर्स। तो फिर हुआ प्रिंटिंग का बात, तो उसमें यहाँ राजीव जी उन्होंने हेल्प किया मेरे को, जो कॉस्टिंग होता था आई वुड उनको मेंशन करना चाहूँगा कि इतना लो कॉस्ट में उन्होंने प्रिंट करके दिया, यू कैन नॉट इमेजिन, कि प्रॉफिट ही नहीं लिया साइन इंजन एंड ग्राफिक्स। तो वो फिर वो बुक्स ट्रेनिंग सेशंस में डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हुआ, फिर इनफैक्ट FM मैडम को भी पता चल गया, मेरा अप्रोच नहीं है, फिर उनका आने से पहले मेरे पास मैसेज आया कि मैडम मिलना चाहती है, तो उनसे बात हुई, ब्रेकफास्ट हुआ, फिर उनको किताब दिया। ये बड़ी अचीवमेंट है, प्लस 80 पेजेस में इतने प्रिसाइसली, यदि GST तो वो बुक तो डेफिनेटली हम लोग भी पढ़ना चाहेंगे। और मतलब ये नॉट जस्ट ऑफिसर्स के लिए, ये मेरे हिसाब से GST का थोड़ा भी इंटीग्रेशन या नॉलेज जिसको चाहिए अपने वर्किंग के लिए भी उसको भी पढ़नी चाहिए किताब। तो आई वुड रिकमेंड कि भी मैं आपको बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे कोई ना कोई तरीके से पब्लिश करवाइए, ताकि पब्लिक एट लार्ज को भी ये बुक अवेलेबल हो, और मतलब बोलते ना कि सिंपल तरीके से जो चीज समझाई जाए ना, सिंपल है, उसमें कोई भी सेक्शन नहीं है, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, ऊपर चैप्टर हेडिंग है और नीचे में पूरा क्या है वो लिखा हुआ है, और इट इज टोटली टेबुलेटेड। तो एक लेमैन भी उसको ग्लांस थ्रू करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा व्हाट इज लॉ। अभी हम बोलते हैं ना जीन्स की बात जब करते हैं, तो आपने अपने दादाजी से शुरुआत की थी कि दादाजी बहुत मतलब काबिल अकाउंटेंट थे, मैथ्स के बिल्कुल बहुत माहिर, हम कहेंगे बिल्कुल एक्सपर्ट। वैसे ही आपके फादर में वो चीज़ इनकलकेट हुई, एंड देन आप में इनकलकेट हुई,
और अभी रिसेंटली हमने देखा था कि साल भर पहले कि आपका जो बेटा है उसने भी एक बुक पब्लिश की है एंड आपसे बातचीत में आपने बताया कि वो इंटरनेशनल पब्लिकेशन थी, ठीक है। हमारे पास एक कॉपी यहाँ पे है उस बुक की, मैजिक ऑफ 7 नोट्स बाय नमन भंडारिया। यानी बुक कम नॉवल ज्यादा लग रही है, नॉवल इतनी मोटी किताब जो है। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा, ये मतलब बेसिकली क्या ऐसा कल्चर है आपके घर में कि सब आगे से आगे ऐसी ऐसी चीजें कर पा रहे हैं? देखिए, ये किताब उसने जब क्लास 8 में था तब उसने लिखना चालू किया और एज ए पेरेंट्स हम लोग को भी पता नहीं। अच्छा। क्लास 8 एंड 9 में उसने ये किताब लिखी है और दिल्ली जब वो पढ़ने गया तब पब्लिशर से खुद मिल के लास्ट ईयर जब 11th उसने इसको पब्लिश करवाई। और ये अभी भारत मंडपम में जो इंटरनेशनल बुक फेयर हुआ था फरवरी में, उसमें ये शोकेस भी हुई है किताब। ये बेसिकली जब मैंने पढ़ा, उसने मेरे को कुछ भी नहीं बताया क्या स्टोरी है क्या नहीं है। जब हम ये किताब पढ़ा है, ये मेरे को लगा कि उसने अपना बचपन ही इसमें लिखा है। क्योंकि उसका लाइफ जो बोलूँगा इट वॉज वेरी स्ट्रगल। और घर पे खेलते खेलते उसको हाथ में बहुत मेजर चोट आया था जब वो क्लास 4 में था। पूरा लेफ्ट हैंड उसका कट गया था। टीवी का जो शोकेस होता है उसका ग्लास कट के उसके हाथ में लग गया था, गिर गया था उस पर खेलते खेलते। तो उस समय डॉक्टर एजे सेकिया सर ने मेजर सर्जरी की और एक और डॉक्टर है कौशिक जी, उन्होंने देखा। नॉट ये अभी नए वाले नहीं, पुराने वाले। वहाँ पे दुर्गा मंदिर के बगल से जो रास्ता जाता है वहाँ पे उनके ऑफिस चैम्बर है। तो उन्होंने बोला कि ये बच्चा का लेफ्ट हैंड जो है मेजर इंजरी आया है, इट विल टेक टाइम टू रिकवर। उसकी टीचर दीपा रानी मैडम उस समय क्लास टीचर थी उसकी, क्लास 4। तो उनसे मैं और पायल जाके मिले, मैडम को बोला ऐसा ऐसा हुआ है। इनफैक्ट कुछ डॉक्टर्स तो बोल दे कि 2 साल घर पे ही बैठा दूँ उसको। तो शिक्षा द गुरुकुल, आप नाम सुने होंगे, उस स्कूल ने उसको घर की तरह रखा उस बच्चे को, आप सोच नहीं सकते। क्लास 4 से 6 तक उसको क्लासरूम में रहने देता, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने दिया। टीचरों ने उसका बहुत ध्यान रखा, खाना लंच बॉक्स वगैरह सारा उसका हेल्प करना, और फिर वो स्कूल में पढ़ते गया। वही सारा उसका एक्सपीरियंस इस किताब में उसने नाम बदली करके लिखा है। तो यही होता है कि बोलते हैं उससे स्ट्रेंथ भी बहुत आती है बच्चे के अंदर। और प्लस ऐसा जब कंपैशन स्कूल की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, स्पेशली आपकी लाइफ में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है इंस्पायर करने में और आपकी जो मोटिवेशन को, आपकी कमियों को दूर करने में। इनफैक्ट तो टीचर्स बोलते हैं कि अगर सही टीचर मिल जाए तो उससे बड़ा कुछ नहीं होता। तो आप तो ब्लेस्ड हो कि आपके जो फैमिली से भी ऐसी लेगेसी कैरी करते कि वहाँ टीचर्स की कमी नहीं है। आपके फादर खुद आज भी आपको हर जगह गाइड करते हैं, प्लस टीचर्स आपके लाइफ में ऐसे मिले। तो सेम चीज आपके बेटे के साथ हुई एंड ये मस्ट रीड मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि भी एक बच्चे की जो जर्नी होती है बहुत मूविंग होती है एंड जरूर ये पढ़ना चाहिए। तो साथ ही भैया एक एंड फेज पे हम लोग आते हैं अभी कि बेसिकली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना, उसके अलावा इतनी सारी चीज़ें साथ साथ करना, एक ट्रेनिंग करना, एक आपको बुक का ऑथर होना, प्लस रिसेंटली आपको ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री भी बेसिकली अवार्ड की गई। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में कि अभी आप नॉट जस्ट CA नवीन भंडारिया हो, आप डॉक्टर CA नवीन भंडारिया हो। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी क्या ऐसा लगता है कि भी अभी आपने जो भी सोचा था सब पा लिया, या अभी भी कोई ऐसा लक्ष्य बाकी है कि नहीं मुझे अभी आगे इस चीज़ को और अचीव करना है? और प्लस जो आपकी पूरी जर्नी रही है, जर्नी में कई अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। आपने खुद ने कहा कि जब आप क्लास 6, 7, 8 में थे उस टाइम में कई जो सब्जेक्ट्स उसके नीचे दागी आती थी, दागी मतलब रेड मार्क होते थे। लेकिन ग्रेजुअली आप ही हो वही सेम इंसान जो क्लास 8 में रेड मार्क आता था, उसने जेवीएस को टॉप किया, सिंगल अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर की। तो इतना सब्सटैंशियल चेंज, उसके पीछे बहुत मेहनत है। आपने कहा 12 घंटे पढ़ाई आप करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं,
लेकिन आज भी सीए नवीन भंडारी इज अ वेरी बिग नेम इन द सिटी, कि भाई आज आप इतने वेल स्टैब्लिश चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप गवर्नमेंट ऑफिस में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, आपकी बुक्स जो है जितने भी टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सारे पढ़ रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इतना सारा अचीव करने में बोलते हैं कि कितनी जिंदगियां लग जाती हैं, आपने एक ही लाइफ टाइम में ये सारी चीजें अचीव की है। तो अभी भी आपके मन में कोई ऐसी चीज है कि नहीं मुझे ये चीज पाना है आगे और मुझे ये चीज करनी है, तो वो जानना चाहेंगे आप। हमारा ये है कि एक तो जितना भी बिजनेस हाउसेज है, मीडियम एंड स्मॉल, उनका, क्योंकि मैं अकाउंटिंग बैकग्राउंड ही देखता हूँ, बिल्कुल टैली से जुड़ने का भी कारण ये है, टोटल ऑनरी सर्विस है, कि इट शुड बी सिंपलाइज्ड, और एक छोटा दुकानदार भी बिना कोई कंप्यूटर नॉलेज के भी अपना अकाउंट रख सके। दैट इज द फर्स्ट इनसाइड गोल। और उसके चलते मेरे को घर से भी कभी कभी वाइफ भी गर्म होती है कि आप सब कोई पैसा मांगते हो, आप कभी टैली से पैसा नहीं लिए और आप इतना कुछ टैली क्लिक करके दिए हो। हम बोला कि हर जगह पैसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें मेरा खुद का स्वार्थ है। आज जितना अकाउंट्स लॉ के हिसाब से कंप्लाइंट हो जाएगा, क्योंकि हम एक ही सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ है, बाकी सॉफ्टवेयर को विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि हमने यूज नहीं किया, मैं कमेंट नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि वो भी खराब है, क्योंकि हमने कभी उनको देखा नहीं, हम ऑलवेज टैली को ही देखा है। तो टैली के हिसाब से हम जब कर रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं, अभी जैसे आप देखोगे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज जो है, एक तरीका से बैकडोर से शेड्यूल 3 फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट इनकॉर्पोरेट कर दी गई है। अभी जो भी अकाउंट्स ऑडिट होगी उसी फॉर्मेट में होना पड़ेगा। तो आज एक सीए एज अ होल कम्युनिटी, बड़े एस्टैब्लिश फर्म्स को छोड़ के सबके पास लास्ट ईयर क्वेश्चन मार्क आ गया था, हम लोग कैसे करेंगे। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स है। एक तो टैली में अगर आप यूज करते थे, जानते कि आप ईयर ऑन ईयर डेटा स्प्लिट कर देते हो। हाँ तो ये चीज भी हमने टैली टीम से बात की कि इसका क्या वे आउट आएगा। तो अब ये जो एक्सएलएम फॉर्मेट में ये फाइल आ रही है, जिसमें वो 2 ईयर का डेटा का एक्सएमएल एक्सपोर्ट किया हुआ इंपोर्ट होगा, पूरा का पूरा 2 ईयर्स का डेटा एक सीट पे आ जाएगा। उसके आगे आपका मैपिंग खुल जाएगा, ड्रॉप डाउन बॉक्स, जो इंस्टीट्यूट के नॉमेनक्लेचर के हिसाब से एक काइंड है। आपको जैसे मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल गाड़ी का खर्चा आपको डालना चाहिए था कार रनिंग एक्सपेंसेस में, आपने उसको ट्रैवलिंग में ग्रुपिंग करके रखा है। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, उस ड्रॉप डाउन में आप उसको सेलेक्ट कर पाओगे कि कहाँ वो जाना चाहिए, और उसके बाद जैसे ही आप जनरेट चिपोगे, वो पूरा ऑटोमेटेड उस फॉर्मेट में बैलेंस शीट को लेके चला जाएगा एनपीएल को। और प्लस उसी फाइल में नोट्स भी टाइप करने का पूरा शेड्यूल बना दिया है एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। ड्यू रेस्पेक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट डेडलाइंस के लिए पूरा मेट्रिकली सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अक्रॉस इंडिया, चाहे वो छोटा प्रैक्टिशनर हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि आज सीए डिग्री लेने अपने में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और कोई भी सीए गलत काम करता ही नहीं है। तो वो क्या डॉक्यूमेंट नहीं कर पाता है, मगर वो चेकिंग सारा कुछ करता है। तो आज ये टूल जो आएगा उसमें वो स्पेस रहेगा कि ये चीज आप लिख सकते हो, तो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में सारा चीज आ जाएगा। तो उन मेरे हिसाब से ये जब यूज होगा, सारा चीज स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, और ओवर द ईयर्स ये और डेवलप होगा। इट इज द फर्स्ट स्टेज। तो ये जो है कि सिंप्लीफाई करना, यही मेरा इंटरनल गोल है, और जैसे जैसे लॉ चेंज होगा ये गोल भी चलते रहेगा। तो ये लक्ष्य अनएंडिंग ही रहेगा। बहुत बढ़िया भैया, हम दिल से चाहते हैं आप इस लक्ष्य में सफल हो। बस आपने जितना अर्जित किया है और जो आपके अंदर हंगर है, अच्छा ये हंगर जैसे आपने अभी बताया कि भी यू डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम टैली, तो ये भी बहुत बड़ा एक सोशल सर्विस वाला एस्पेक्ट भी है आपके अंदर, कि बेसिकली स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करना, क्योंकि उन्हें वाकई हेल्प की जरूरत है। स्पेशली जो एमएनसीज आ रहे हैं, जितना कंपटीशन बढ़ रहा है, स्मॉल बिजनेसेस धीरे धीरे, जैसे बोलते हैं कि यूरोपियन नेशंस में या वेस्टर्न कंट्रीज में स्मॉल बिजनेसेस ना के बराबर है, बिकॉज सब एमएनसीज ने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज ने टेक ओवर कर लिया। तो इनको बचा के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लाइवलीहुड चलाते हैं करोड़ों फैमिलीज की। हाँ, तो इसीलिए उस डायरेक्शन में आपकी जो सोच है उसको हम भी सलाम करते हैं, और हम यही आशा करते हैं कि आपका ये जो लक्ष्य है, आप निरंतर इसकी तरफ और अग्रसर होते रहो, आप बढ़ो और इसे आप बिल्कुल पूर्णता पे लेके जाओ। यही हमारा आपके साथ मतलब आपसे शुभकामनाएं है हमारी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको
कि आपने इतना क्वालिटी टाइम दिया, ठीक है, सारे डेडलाइंस के बीच में भी आपने लक्ष्य पॉड को ये टाइम दिया। एंड ऐसे ही बेसिकली बातचीत या ऐसे ही काइंड ऑफ जर्नीज के लिए हमने ये बड़ी बेसिकली इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि अलग अलग लोग जो अलग अलग सेक्टर्स से बिलोंग करते हैं, सबकी स्टोरीज कुछ ना कुछ अलग है और हर की स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने को है। जैसे आज आपकी स्टोरी जान के आपने 2-3 चीजें बताई कि पेरेंट्स के लिए जो इंक्लिनेशन है वो कैसा होना चाहिए, तो शायद अगर इस प्रयास से एक भी जन अपने पेरेंट्स के लिए कुछ और अच्छा सोचने लग जाए या कोई बाहर जॉब कर रहा है तो अपने पेरेंट्स को भी साथ में एकोमोडेट करने की सोच ले, तो हम समझेंगे कि हमारा जो ये मोटिव है वो सक्सेसफुल रहा। तो थैंक यू वेरी मच भैया, थैंक यू सो मच। और बोलते हैं सीए के साथ जब आप बात करते हो ना तो आपको लगता है कि आप टेक्निकल, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग की बात कर रहे हो, बट आज ये बात पूरी इमोशंस पे थी। तो ये मेरे लिए बहुत एक पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग इन लक्ष्य। अमित भैया, हम भी आपको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। ये मेरा पब्लिक में फर्स्ट इंटरव्यू है 46 ईयर्स एज होने के बाद, और मैं बहुत नर्वस था इस इंटरव्यू के लिए, बोलना चाहूँगा, क्योंकि अपना काम करते वक्त आदमी बहुत आसान रहता है, मगर आपने भी जिस हिसाब से कंडक्ट किया बहुत ही सही था। तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।